नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर में आज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आरएल, आरसी और आरएलसी सीरीज सर्किट्स में करंट वोल्टेज रिलेशनशिप के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और हमारा जोर रहेगा पावर फैक्टर पर आधारित प्रश्नों पर जो परीक्षाओं में काफी दोहराए जाते हैं। तो आज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स की इस दूसरी लर्निंग वीडियो में कुछ सीरीज आरएलसी सर्किट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न एक बहुत बेहतरीन विषय समझ पर आधारित है। अगर नियत विभव मान की आपूर्ति जिसकी आवृत्ति बदली जा सकती हो, एक आरएल परिपथ और एक आरसी परिपथ को दी जाए तो आपूर्ति की आवृत्ति को बढ़ाने पर परिपथ की धारा कैसे बदलेगी दोनों परिपथों में, इसके बारे में हमें बताना है। तो हमें पता है कि एक एल परिपथ में फ्रीक्वेंसी के साथ धारा रोकने की प्रवृत्ति को हम प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और ये आवृत्ति के समानुपाती है, अर्थात जब हम आपूर्ति की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो प्रेरणिक प्रतिघात का मान बढ़ेगा। प्रतिघात चाहे प्रेरणिक हो या धारतीय हो, वो प्रतिरोध के साथ एक समकोण त्रिभुज में प्रतिबाधा पाइथागोरस कैलकुलेशन से देता है और यहाँ आरएल सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ने से प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ेगा और प्रतिबाधा बढ़ेगी। नियत विभव पे प्रतिबाधा बढ़ने पे धारा का मान घटेगा तो आरएल परिपथ में धारा लगातार घटेगी। वहीं आरसी परिपथ में जो सी की धारा रोकने की प्रवृत्ति धारतीय प्रतिघात है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात आपूर्ति की आवृत्ति बढ़ाने पे धारतीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान घटेगा। परिपथ में एक्स घटने से प्रतिबाधा जेड का मान भी घटेगा और प्रतिबाधा जेड घटने से नियत विभव पे परिपथ की धारा बढ़ेगी। तो आरसी परिपथ में आपूर्ति की आवृत्ति बढ़ाने पे धारा बढ़ेगी और आरएल परिपथ में धारा लगातार आवृत्ति बढ़ाने पे घटेगी। हमारा ये जो तीसरा विकल्प है वो सही विकल्प हो गया है। आज का दूसरा प्रश्न एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में सरल प्रतिबाधा की गणना करना है। अगर परिपथ में प्रतिरोध 5 ओम, प्रेरणिक प्रतिघात 30 ओम और धारतीय प्रतिघात 18 ओम दिया हुआ हो तो परिपथ में प्रतिबाधा का क्या मान है, गणना करना है। तो हमें पता है जब हम प्रतिबाधा त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो प्रतिरोध को क्षैतिज रेखा पे 5 ओम मान के साथ सदिश रूप से निरूपित कर सकते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात प्रतिरोध से 90 डिग्री आगे की सदिश रेखा पे चित्रानुसार होगा। वहीं धारतीय प्रतिघात प्रतिरोध से क्लॉकवाइज 90 डिग्री कोण पे दिए हुए 18 ओम का होगा और इस सदिश चित्र से स्पष्ट पता लग रहा है कि प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात जब एक ही परिपथ में होते हैं तो इनके परिपथ स्वरूप एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने वाला कार्य करते हैं और शुद्ध प्रतिघात दोनों का अंतर यहाँ 30 में से 18 घटाएंगे तो 12 ओम अधिक मान प्रेरणिक प्रतिघात के अनुसार प्रेरणिक प्रकृति का हो जाएगा। तो इस परिपथ में शुद्ध प्रतिघात 12 ओम और प्रतिरोध अगर 5 ओम हो तो पाइथागोरस की गणना से ये लंबवत सदिशों का विकर्ण मान एक मानक पाइथागोरस समूह है 5, 12, 13 ओम हो जाएगा। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा 13 ओम है। ध्यान रहे प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का एक सदिश जोड़ है। वो तीनों मान 5 ओम, 30 ओम और 18 ओम का एक सरल जोड़ 53 ओम नहीं है। यहाँ प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात एक्सएल और एक्सी का अंतर 12 ओम शुद्ध प्रतिघात है, प्रतिबाधा नहीं है और 12 में 5 जोड़ने पर 17 कोई मान नहीं आएगा क्योंकि प्रतिरोध और शुद्ध प्रतिघात लंबवत स्थितियों में प्रतिबाधा त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 5 और 12 का जोड़ 13 देंगे। तो इस परिपथ में जहां प्रतिरोध 5 ओम, प्रेरणिक प्रतिघात 30 ओम और धारतीय प्रतिघात 18 ओम है, वहां शुद्ध प्रतिघात 30 और 18 का अंतर 12 ओम है और 5 ओम और 12 ओम परस्पर लंबवत पाइथागोरस कैलकुलेशन से प्रतिबाधा 13 ओम तीसरा विकल्प सही विकल्प है। अगला प्रश्न भी आरएलसी श्रेणी परिपथ का एक सरल रूप है। यहाँ 4 ओम प्रतिरोध, 6 ओम प्रेरणिक प्रतिघात और 3 ओम धारतीय प्रतिघात परस्पर श्रेणी में 20 वोल्ट के प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जोड़े हुए हैं। तो एल और सी जो दोनों का समूह शुद्ध प्रतिघात बनाता है उसके सिरों पर वोल्टेज का मान जो ये वोल्टमीटर मापन करेगा वो क्या होगा। तो अगर इस परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरणिक और धारतीय प्रतिघात को सदिश रूप में प्रदर्शित करें तो प्रतिरोध को क्षैतिज रेखा पे 4 ओम मान का सदिश बनाएंगे,
प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस R से 90 डिग्री आगे की कला में 6 ओम मान का है, वहीं धारतीय प्रतिघात R से 90 डिग्री पीछे की स्थिति में घड़ी की दिशा में 3 ओम मान का है। और स्पष्ट इस सदिश चित्र से व्यक्त हो रहा है प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात, जिनकी ऊर्जा संचय निकास की प्रक्रियाएं एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने वाली हैं, इनके जोड़ विपरीत दिशा के सदिश रूप में घटकर शुद्ध प्रतिघात का मान 3 ओम दे देंगे। और 6 ओम और 3 ओम का ये जो जोड़ शुद्ध प्रतिघात 3 ओम आया है, वो 4 ओम के इस प्रतिरोध के साथ 90 डिग्री की स्थिति में ये जो समकोण प्रतिबाधा त्रिभुज बना रहा है, उसमें ये विकर्ण प्रतिबाधा R और X का पाइथागोरस कैलकुलेशन, एक मानक समूह है 3 4 का पाइथागोरस कैलकुलेशन 5। यहाँ हमारी परिपथ की प्रतिबाधा 5 ओम आ गई है। 20 वोल्ट विभव पे V = IZ के अनुसार 5 ओम परिपथ प्रतिबाधा में धारा का मान 4 एम्पियर आ जाएगा। और वो 4 एम्पियर धारा शुद्ध प्रतिघात 3 ओम में 12 वोल्ट विभव बना देगी। हमारा तीसरा विकल्प सही विकल्प हो जाएगा। L और C के अक्रॉस लगा हुआ वोल्ट मीटर शुद्ध प्रतिघात की वोल्टेज 3 ओम प्रतिघात 4 एम्पियर धारा 12 वोल्ट विभव की रीडिंग वोल्ट मीटर दे देगा। हमारा चौथा प्रश्न एक सैद्धांतिक प्रश्न है। एक RLC परिपथ में प्रतिबाधा का मान गणना करने का सूत्र फॉर्मूला क्या होगा यदि प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस XL धारतीय प्रतिघात XC से अधिक हो। तो अगर हम सदिश रूप में R को क्षैतिज रेखा पर लेते हैं, XL उससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में और XC R से 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में अगर प्रदर्शित किया जाए, तो हम देख रहे हैं कि XL और XC विपरीत दिशा के सदिश परस्पर घटकर शुद्ध प्रतिघात अंतर बना देंगे। और Z जो R और शुद्ध प्रतिघात का सदिश जोड़ इस समकोण त्रिभुज जिसे प्रतिबाधा त्रिभुज कहते हैं, उसमें पाइथागोरस कैलकुलेशन से आएगा, न कि सरल जोड़ से। तो पहला विकल्प गलत है। और जब हम पाइथागोरस कैलकुलेशन करते हैं तो विकर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब जो XL और XC का अंतर है उसके वर्ग के बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन गलत है और सही रूप ये तीसरा विकल्प प्रदर्शित कर रहा है। और ध्यान रहे XL और XC का अंतर नेट x R के साथ पाइथागोरस कैलकुलेशन करेगा तो विकर्ण का वर्ग Z² आधार का वर्ग R² और शुद्ध प्रतिघात जो XL और XC का अंतर है उसके वर्ग के बराबर जोड़ बनाएगा। ये हमारा C तीसरा विकल्प सही विकल्प हो गया है। ध्यान रहे परिपथ में शुद्ध प्रतिघात XL और XC का सदिश जोड़ है जो विपरीत दिशा होने के कारण अंतर से ज्ञात होता है। इसे जोड़ते समय हम XL और XC को इस तरह से जोड़ेंगे नहीं। ये जो D विकल्प है वो एक गलत विकल्प है। पांचवा प्रश्न प्रत्यावर्ती परिपथों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा शक्ति गुणांक पर आधारित है। अगर एक परिपथ में प्रतिरोध 15 ओम और L और C के परिणामी प्रतिघात का मान 20 ओम हो, तो जब इसे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती आपूर्ति से जोड़ा जाएगा तो परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करनी है। एक RLC परिपथ में R को क्षैतिज रेखा पे, XL को 90 डिग्री आगे एंटी क्लॉकवाइज स्थिति में और XC को R से 90 डिग्री पीछे क्लॉकवाइज स्थिति में जब सदिश निरूपित किया जाता है तो प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात के व्यवहार परस्पर एक दूसरे के असर को निरस्त करते हुए शुद्ध प्रतिघात अंतर के बराबर बना देते हैं। और शुद्ध प्रतिघात और प्रतिरोध का पाइथागोरस जोड़ प्रतिबाधा त्रिभुज में प्रतिबाधा Z का मान हो जाता है। और ऐसे परिपथों में जब घूमते हुए धारा सदिश को R की दिशा में रोकते हैं तो परिपथ की विभव प्रतिबाधा सदिश की दिशा में आ जाती है। तो प्रतिबाधा त्रिभुज में जो प्रतिबाधा और प्रतिरोध के बीच में प्रतिबाधा कोण थीटा होता है, वही विभव फेजर और धारा फेजर के बीच में कलांतर कोण फाई हो जाता है। और इस कलांतर कोण फाई का कोसाइन परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। और हम शक्ति गुणांक को कोस फाई या कोस थीटा रूप में इस प्रतिबाधा त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात के रूप में R/Z कह सकते हैं। यहाँ परिपथ का प्रतिरोध हमें 15 ओम दिया हुआ है और Z की गणना हम प्रतिरोध और शुद्ध प्रतिघात की पाइथागोरस गणना से कर सकते हैं। R की जगह 15 ओम और शुद्ध प्रतिघात की जगह 20 ओम जब हमने लिखा है तो ये 5 का 3 गुना और 20 5 का 4 गुना है। 5 के वर्ग को वर्गमूल से बाहर 5 के रूप में जब निकाल लेंगे तो पहली संख्या 15 5 की 3 गुना 3 का वर्ग हो जाएगा और 20 5 का 4 गुना 4 का वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। वस्तुतः 3
3, 4, 5 एक मानक पाइथागोरस समूह आधार, लंब और कर्ण में बनता है। तो अगर आधार और लंब में से 1, 3 दूसरा 4 है तो कर्ण निश्चित रूप से 5 इकाई होगा। तो ये Z 25 ओम आ गया है। और अब हम प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस के अनुपात के रूप में शक्ति गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध 15 ओम, प्रतिबाधा 25 ओम और ये अनुपात हमारा दूसरा विकल्प बी विकल्प 0.6 यूनिट आ गया है। आज का छठा प्रश्न भी 5वें प्रश्न की भांति ही शक्ति गुणांक की गणना पर आधारित है और ये सैद्धांतिक प्रश्न कह रहा है कि एक RLC श्रेणी परिपथ में शक्ति गुणांक का फॉर्मूला सूत्र क्या है। तो हमें पता है कि परिपथ में प्रतिबाधा त्रिभुज में धारा R के अनुदिश और विभव Z के अनुदिश होता है। तो Z और R में जो प्रतिबाधा त्रिभुज में कोण होता है वही धारा और विभव फेजर के बीच का कलांतर कोण है और इसका कोसाइन आधार बटा कर्ण R और Z का अनुपात है। और एक परिपथ में Z, R और शुद्ध प्रतिघात का पाइथागोरस कैलकुलेशन है और L का प्रतिघातीय रूप XL प्रेरणिक प्रतिघात ओमेगा L होता है। तो ये जो B हमारा सूत्र है Z की कैलकुलेशन का वो गलत रूप रखता है। C भी R और X का अनुपात इस कलांतर कोण का tan फाई तो हो सकता है लेकिन शक्ति गुणांक Z और R के बीच के कोण का कोसाइन होता है, cos थीटा होता है और वो R/Z है, R/X नहीं है। तो ये C विकल्प भी गलत विकल्प है। तो B और C गलत विकल्प हैं। और हम जब शुद्ध प्रतिघात की गणना करते हैं तत्पश्चात ही हम प्रतिबाधा त्रिभुज में पाइथागोरस कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये R² XL² माइनस XC² नहीं है, वरन XL और XC प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात का अंतर जो शुद्ध प्रतिघात है उसके साथ R का पाइथागोरस कैलकुलेशन का वर्गमूल Z है। तो हमारा शक्ति गुणांक R/Z ये D विकल्प सही उत्तर RLC सर्किट के शक्ति गुणांक के सूत्र के रूप में होगा। ये इन दिनों हमारी परीक्षाओं का सबसे प्रचलित प्रश्न प्रारूप हो गया है। हमें इस 7वें प्रश्न में पूछा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में रिएक्टिव पावर, प्रतिघातीय शक्ति जिसे Q से डिनोट करते हैं, उसका सूत्र क्या है। तो एक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव फेजर से धारा फेजर किसी कलांतर कोण पे हो सकती है और अगर परिपथ RL प्रकार का है, प्रतिरोध प्रेरकत्व प्रवृत्ति का है, तो धारा का फेजर विभव से पीछे की कला में घड़ी की दिशा में कलांतर कोण थीटा बनाता हुआ होगा। और अब इस परिपथ में वस्तुतः V विभव I धारा के साथ जो आभास शक्ति का दे रहा है वो V और I का गुणा आभासी शक्ति कहलाती है और इसे हम VA इकाई में पढ़ते हैं। सभी प्रत्यावर्ती उपकरणों के जो क्षमताएं हैं वो इसी आभासी शक्ति के रूप में ही हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन किसी परिपथ में कार्य या ऊर्जा उत्पादन धारा के उस घटक से होता है जो विभव की कला में है और उस घटक को हम I cos फाई कहते हैं या I cos थीटा कहते हैं। और विभव और उस विभव की कला के धारा घटक का गुणा परिपथ की वास्तविक शक्ति कहलाती है और इसे P से डिनोट करते हैं और वॉट इकाई में नापते हैं। अगर हम इस परिपथ में V की जगह IZ और cos थीटा की जगह R/Z लें तो P का मान I² R हो जाएगा। और ध्यान रहे एक R और X प्रतिरोध और प्रतिघात अवयव में जो प्रतिघातीय अवयव हैं वो ऊर्जा का संचय और निकास तो करते हैं लेकिन वो जितनी ऊर्जा संचय करते हैं उतना ही निकास कर देते हैं, शुद्ध रूप से वो कोई ऊर्जा व्यय नहीं करते हैं। अतः परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ कार्य करने का स्वरूप सिर्फ प्रतिरोध का है और ये जो हमारी वास्तविक शक्ति है, रियल पावर P है, VI cos थीटा, वो I² R रूप भी रखती है। वहीं धारा का वह रूप जो विभव से 90 डिग्री कलांतर पर है उसे हम कार्यहीन वॉटलेस करंट कहते हैं और ये कार्यहीन धारा विभव के साथ गुणा करके जो शक्ति बनाती है उसे हम प्रतिघातीय शक्ति कहते हैं। और एक परिपथ में कार्यहीन धारा या प्रतिघातीय शक्ति केवल ऊर्जा के संचय और निकास का काम करती है, वो कोई वास्तविक कार्य नहीं करती और इस तरह के शक्ति रूप को हम प्रतिघातीय या रिएक्टिव पावर कहते हैं। तो रिएक्टिव पावर का जो सूत्र है वो VI sin थीटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 3 शक्तियां हैं। आभासी शक्ति विभव और धारा का गुणनफल VA में पढ़ा जाता है, इसे हम I²Z भी कह सकते हैं। वास्तविक रूप से कार्य करने वाली शक्ति, वास्तविक शक्ति P VI cos थीटा है जिसे हम I² R भी कह सकते हैं। और ऊर्जा को संचय निकास करने वाली शक्ति को प्रतिघातीय शक्ति या रिएक्टिव पावर कहते हैं और ये VI sin थीटा को हम I² X भी कह सकते हैं। और इस तरह की रिएक्टिव पावर को वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव VAR वोर में पढ़ा जाता है।
हमारी परीक्षाओं में शक्ति गुणांक की गणना पर आधारित प्रश्न बहुत प्रचलित हैं। 8वां प्रश्न भी इसी रूप का है, जो कहता है कि एक कुंडली जिसमें 24 ओम प्रतिरोध है, वो अगर 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती विभव आवृत्ति पे 5 एम्पियर की धारा लें तो इसकी शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। तो एक प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और विभव के कलांतर कोण का कोसाइन कोस फाई शक्ति गुणांक कहलाता है, और ये परिपथ में प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात है। यहाँ प्रतिरोध हमें 24 ओम स्पष्ट दिया हुआ है और प्रतिबाधा की गणना विभव से धारा के संबंध से हम निकाल सकते हैं। प्रत्यावर्ती परिपथ में जो डीसी सर्किट का हमारा ओम का नियम है V=IR, वहां हम R की जगह प्रत्यावर्ती परिपथ की धारा प्रवाह की विरोध प्रवृत्ति प्रतिबाधा को इस्तेमाल करते हैं, और हमारे ओम के नियम का स्वरूप R की जगह Z इस्तेमाल करने पर V=IZ रूप ले लेता है, और यहाँ Z V और I का अनुपात 240 वोल्ट RMS विभव पर धारा 5 एम्पियर प्रतिबाधा का मान 48 ओम बता रही है। R परिपथ में 24 ओम दिया हुआ है, प्रतिबाधा 48 ओम जब अनुपात किया जाता है तो शक्ति गुणांक का मान 0.5 हमें प्राप्त हो जाएगा। हमारा 9वां प्रश्न भी पिछले प्रश्न प्रारूप जैसा ही शक्ति गुणांक पर आधारित है। एक प्रेरण कुंडली में प्रेरकत्व के साथ प्रतिरोध भी होता है, और ऐसी प्रेरकत्व प्रतिरोध कुंडली को 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव आवृत्ति पर जोड़ा गया तो इसने 8 एम्पियर धारा 0.8 शक्ति गुणांक पर ली है। तो इस कुंडली के प्रतिरोध का मान हमें बताना है। ध्यान रहे, शक्ति गुणांक एक विमाहीन संख्या है जो परिपथ के प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात या धारा और विभव में कलांतर कोण का कोसाइन स्वरूप में लिखा जा सकता है। यहाँ विभव 240 वोल्ट पर धारा 8 एम्पियर, प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव और धारा के बीच में जो ओम का नियम है V=IZ, उस संबंध का इस्तेमाल करने पर हमें Z का मान दे देंगे, और Z V और I का अनुपात 240 वोल्ट पर 8 एम्पियर धारा अनुपात प्रतिबाधा 30 ओम मान बता रही है। और हमें पता है प्रतिबाधा त्रिभुज में R आधार पे Z कर्ण पे है, और आधार और कर्ण का अनुपात शक्ति गुणांक कोस फाई है, तो हम R को Z कोस फाई के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रहे, अगर हम प्रतिघात की गणना कर रहे होते तो वो Z साइन फाई के रूप में X आ जाता। यहाँ प्रतिरोध ज्ञात करना है तो वो Z कोस फाई हो जाएगा। Z का मान V और I के अनुपात से 30 ओम, और शक्ति गुणांक 0.8 हमें दिया हुआ था। 30 और 0.8 का गुणा ये 24 ओम हमारे परिपथ का प्रतिरोध हो गया है। अगर इसी प्रश्न में 30 ओम जो Z का मान आया है, प्रतिबाधा आई है, और 24 ओम जो प्रतिरोध आया है, उससे अगर पाइथागोरस गणना करते तो परिपथ की प्रतिघात 18 ओम हमें ज्ञात हो जाती। एक बेहतरीन विषय समझ और परीक्षा उपयोगी 10वें प्रश्न के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। हमें किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जो शक्ति गुणांक के कम मान हैं उन्हें अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो व्यवहार में हमारे परिपथ में मोटर, चौक कॉइल, ट्रांसमिशन लाइन के सिस्टम या ट्रांसफार्मर सब में एक प्रेरणिक प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र बनाकर ऊर्जा का संचय निकास करता है, और हमारे परिपथ के स्वरूप सामान्यतः प्रतिरोध और प्रेरकत्व आरएल प्रवृत्ति के होते हैं, और ऐसे आरएल परिपथ विभव स्रोत के साथ जो धारा लेते हैं वो लोड धारा, भार धारा विभव से कला में पीछे घड़ी की दिशा में होती है, और ऐसी धारा जब विभव के साथ अधिक कोण के साथ होती है तो अधिक कलांतर कोण का कोस फाई शक्ति गुणांक के मान को कम कर देता है, और कम शक्ति गुणांक की स्थिति में समान वास्तविक शक्ति के लिए परिपथ के द्वारा ली गई धारा का मान अधिक हो जाता है। तो ऐसे परिपथ में अधिक धाराओं से जो शक्ति व्यय, हमारी तंत्र की क्षमताओं का कम उपयोग और विभवपात की जो शिकायतें होती हैं उन्हें दूर करने के लिए, शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए हम एक संधारित्र का इस्तेमाल करते हैं, और एक संधारित्र प्रेरकत्व से विपरीत प्रकृति का ऊर्जा संचय निकास करने के गुण रखता है, और वो प्रेरकत्व के प्रभाव को काफी हद तक निरस्त करके परिपथ के प्रतिघातीय शक्ति स्वरूप को कम करके शक्ति गुणांक को सुधार देता है। एक संधारित्र अगर आरएल लोड के समांतर में लगाया जाए तो वो जो धारा लेगा वो विभव से 90 डिग्री आगे घड़ी की विपरीत दिशा में चित्रानुसार होगी, और
भार की धारा, लोड धारा और संधारित्र की धारा का सदिश योग। अब हमारी परिपथ की जो कुल धारा है वो समान उसी वास्तविक शक्ति के लिए मान में भी कम हो गई है और विभव और धारा में कलांतर कोण कम होने से शक्ति गुणांक का मान भी बेहतर हो गया है। अब ऐसे सुधरे हुए शक्ति गुणांक के साथ अगर हम विद्युत व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे तो वो अधिक वास्तविक शक्ति का उत्पादन कर सकती हैं, उनमें क्षतियां कम होने से दक्षता अधिक होगी, विभवपात की शिकायतें भी कम होगी। हम एक आरएल प्रभाव को श्रेणी में भी संधारित्र लगाकर अगर ठीक करना चाहते तो उसे किया जा सकता था, लेकिन उस स्थिति में भार जो किसी विशिष्ट विभव पर कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है उसे वही विभव की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए एक आरएल परिपथ में शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्रों को श्रेणी में नहीं जोड़ा जाता है और लोड को वही वोल्टेज देते हुए शक्ति गुणांक सुधारने वाले संधारित्रों को परिपथ के समांतर में जोड़ा जाता है। तो यहाँ जो चौथा डी विकल्प है वो एक सही विकल्प हो गया है। उम्मीद है सिंगल फेज आरएलसी सर्किट के लिए जो आज हमने 10 विविध प्रकार के प्रश्न प्रारूप लिए हैं उन्होंने आपकी विषय समझ को बेहतर बनाया है और इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आने पर जब आप इन्हें सही कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षाओं में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। एक बार फिर हमारी सभी वीडियोस देखने, सराहने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।